नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैनमोर और आज हम खास बातचीत करेंगे। एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज्य मंत्री राजेश नागर जी हैं। उनसे उनके महकमे को लेकर भी सवाल करेंगे और प्रदेश की जो इस वक्त राजनीति है, जो देश की राजनीति है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम आज बातचीत उनके साथ करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपके महकमे से शुरुआत करते हैं क्योंकि ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है इजरायल का और अमेरिका का, उसकी वजह से आपके डिपार्टमेंट के ऊपर सीधा सीधा असर है। सबसे पहले तो आप बताइए कि एलपीजी के स्टॉक को लेकर लोगों को, आम लोगों को खासकर दिक्कत ना आए, उसके लिए क्या मास्टर प्लान है और ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? आपके पास क्या फीडबैक आया है? देखो, हमने अभी अपने सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उसमें हमारे सारे डीएफएससीज थे, हमारे एसीएस, हमारे सभी इंडियन ऑयल कंपनीज़ के सारे नोडल ऑफिसर्स थे, इनके हेड्स थे। तो हमने जो एक निर्णय लिया कि भाई हर शाम को डेली के डेली हमारे एक कमेटी हमने बना दी गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें डीसी, एसपी, डीएफएससी और एक सीएमओ, और वो डेली की डेली हमें रिपोर्टिंग करेंगे कि भाई उनकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी गैस की सप्लाई हुई सिलेंडरों की और कितनी सप्लाई उनके पास कंपनी से, ऑयल कंपनी से आई। तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो सारी सिचुएशन नॉर्मल है और कहीं से भी इस तरह की शिकायतें नहीं आई। जहां थोड़ी बहुत शिकायतें आई थी, जैसे कुरुक्षेत्र, पानीपत, फरीदाबाद, तो हमने उसमें 9 एफआईआर भी की हैं और 825 के करीब जो सिलेंडर हैं उनको सीज भी किया है, जब्त भी किया है। एक कालाबाजारी वाला मामला था। उनमें शिकायत आ रही थी कि वो रिफ़िल कर रहे थे डोमेस्टिक से घरेलू से कॉमर्शियल को, और कहीं कॉमर्शियल सिलेंडर भी यूज़ हो रहे थे। तो जहाँ भी हमें शिकायत मिली हमने तुरंत कार्रवाई की और जैसा मैंने बताया कि 9 एफआईआर हुई हैं और 825 सिलेंडर सीज़ किए। पीएनजी कनेक्शन जिनके पास है उसको लेकर भी फैसला हुआ कि उनको अब एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा? देखो, अगर हम बात करें ये पीएनजी की, तो जो भी हमारे पीएनजी जो कनेक्शन के जिनके पास हैं उनको यही कहा गया है कि पीएनजी की कोई दिक्कत नहीं है, पीएनजी में पीछे से भी कोई दिक्कत नहीं है और हमारे यहाँ पर भी जहाँ भी कनेक्शन हमने दिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी नया पीएनजी कनेक्शन लेना चाहता है उसके लिए भी बहुत वो फॉर्मेलिटीज़ को, एनओसीज़ को और एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया है कि उनको तुरंत बिना किसी उसके कनेक्शन दिया जाए, जिससे कि जो एलपीजी की जो सप्लाई थोड़ी जिसमें दिक्कत आ रही है तो वो पीएनजी उनको मिल जाए, जिससे उनकी जो एलपीजी वाली समस्या है वो दूर हो जाए। तो उसमें हमने नॉर्म्स भी और जो एनओसीज़ वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ अथॉरिटीज़ से लेनी है उनको बोल दिया कि भाई वो बाद में फॉर्मेलिटीज़ करते रहेंगे, और एनओसीज़ बाद में लेते रहेंगे। जो भी कनेक्शन जो भी लेना चाहता है उसको तुरंत और साथ के साथ ही कनेक्शन दिया जाए। लेकिन आपके सियासी विरोधी जो हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में बयान दिया है एलपीजी को लेकर, जो सिचुएशन है कि स्थिति काबू से बाहर है और गंभीरता नहीं दिख रही है सरकार की। वो सच्चाई से मेल खाती हैं बातें या फिर वो सियासी बयानबाजी कहेंगे? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जींद से भी कुछ ऐसे तस्वीरें सामने आई है जहां लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कतारों में खड़े हैं, या उनमें अभी ये है कि एक हम बोलते हैं कि पैनिक है लोगों में, क्रिएट किया गया है या फिर डर है उनको, इस वजह से लोग कतारों में खड़े हैं। क्या सच्चाई है? देखो, हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब ये सिचुएशन हुई थी, जब से ही पहले से ही दिन से सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, चाहे उसमें हमारे डीजीपी, चाहे हमारे सारे डीसीज और सारे आला अधिकारी जो भी थे से डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो उनको सख्त निर्देश दिए गए कि भाई किसी भी तरह से कोई भी अगर कालाबाजारी करता है, कोई भी जमाखोरी करता है, तुरंत कार्रवाई की जाए। और की भी हमने। और बात रही विपक्ष की, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी स्थिति जो एक वॉर की वजह से हुई है, इसमें सबको, पूरे देश को सहयोग करना चाहिए, सबको मिलकर इसको, जो भी ये प्रॉब्लम आई है, समस्या आई है, मिलकर इसको दूर करना चाहिए। और अभी तक जैसा मैंने बताया कि एलपीजी घरेलू डोमेस्टिक में कोई भी किसी तरह की अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से एक जो जगह से शिकायत आई, हमने कार्रवाई की और आगे भी कार्रवाई करेंगे।
और अब जल्दी नई एक एडवाइजरी सेंटर की तरफ से आ रही है कि जो कॉमर्शियल जो सप्लाई है सिलेंडर है उनको भी दिया जाए। पहले हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको सप्लाई दे रहे थे, हॉस्पिटल्स को हम सप्लाई दे रहे थे, चाहे किसी की शादी है बेटी की उनके लिए भी सप्लाई को नहीं रोका गया था। अब उसमें कुछ और चेंजेस करके कुछ और लोगों को भी हम सप्लाई देने जा रहे हैं, जिससे कि जो दिक्कत आ रही थी इसकी कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की उसमें भी कुछ हद तक कमी आएगी। मुख्यमंत्री की बात आपने की, उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी, अधिकारियों के साथ बैठक की, आप लोगों को भी बताया कि किस तरीके से हमने इस पूरे स्थिति को कंट्रोल करना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में और राज्यसभा में संबोधित किया तो कहा कि ये कोविड की तरह हमें एकजुट होना होगा, हमें उसी तरह से चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी तैयारी करनी होगी। कितना बड़ा संकट है सर ये? देखो, ये डिपेंड करता है वॉर कब तक चलता है, कितना चलता है, क्योंकि मोस्टली हमारी एलपीजी कतर से आती है और जो वहाँ पे जो ये स्थिति बनी हुई है किसी से छुपी नहीं है, जो वॉर चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ी जो ये प्रॉब्लम आ रही है और ये वॉर लंबा चल जाता है तो ये आगे तक भी बढ़ सकती है। तो जैसे हमने कोरोना को फेस किया, कोविड के टाइम में हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर उस सिचुएशन से बाहर आए, उसी तरह से जो ये वॉर वाली सिचुएशन है, स्थिति है, इसमें भी हम सब मिलकर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि भाई इस सिचुएशन को सब मिलकर हम देखें और ये एक जो प्रॉब्लम आ रही है इसको सब मिलकर फेस करें तो हम इससे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन भारत ग्रीन एनर्जी में कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि अगर ग्रीन एनर्जी को लेकर जितनी योजनाएं चली और हमारे यहाँ पर भी मुहिम चली, हमने किसानों को भी सोलर पैनल दिए, उसकी वजह से काफ़ी फायदा तो हुआ, लेकिन हम उस लक्ष्य में कहाँ तक पहुंचे हैं? क्योंकि वो अगर हम लक्ष्य रख के चलते और आज वहाँ तक पहुँच जाते तो शायद मुझे लगता कि काफ़ी तस्वीर अलग होती। आपको लगता है ऐसा? नहीं, या फिर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत पहले से ही अपील किया है कि भाई हम सोलर को अपनाएं, चाहे हम जो इससे एक ग्रीन एनर्जी वाली जो बात की, तो इसको बहुत से स्टेट्स में आप बात करें, हरियाणा की भी अगर हम बात करें, आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जो हम नए परमिशंस जिसको भी दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं या किसी भी वेयर हाउस को दें या नई जो भी परमिशंस या एनओसीज हम दे रहे हैं, तो उनको ये कहा जाए कि या मैंडेटरी किया जाए कि भाई उनको सोलर लगाने होंगे, जिससे जो ये प्रॉब्लम है जो बिजली वाली ये दूर भी हो और इस तरह से जो ये करके हम जो एक बिजली में कटौती हो, बिजली के रेट में भी कमी हो, तो उसकी वजह से हमारा पूरा देश, मतलब प्रधानमंत्री जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि भाई सोलर को अपनाया जाए। एक दूसरी बात हुई थी कि हरियाणा को भी केरोसिन दिया जाएगा और विरोधियों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री इनके मनोहर लाल तो केरोसिन फ्री करके गए था, फिर से केरोसिन बांट रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहा था, ये कहा था कि भाई कोई अगर लेना चाहता है, कोई भी डिपो धारक, तो केरोसिन भी हम सप्लाई कर सकते हैं, ईंधन के तौर पर उसको अब इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई करना चाहे तो ये कोई मैंडेटरी या कोई कंपलसरी नहीं किया था। अगर एक कोई विकल्प अगर कोई चाहता है कि भाई हमें केरोसिन चाहिए या केरोसिन कि कोई अगर मांग करता है तो हमारे डिपो होल्डर्स को भी हमने कहा था कि भी कहीं से कोई डिमांड आती है, कोई मांग आती है, तो हम उनको केरोसिन भी सप्लाई कर सकते हैं। इनेलो ने नरवाना में युवा सम्मेलन किया, वहां से मंच से इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन के बाद अब हम लड़ाई लड़ेंगे जो पीले कार्ड कटे हैं। देखो, अगर पेंशन वाली बात रही, हमारे विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था और हमारे मंत्री जी ने पूरा इसका जवाब दिया। कोई किसी की पेंशन नहीं रुकी ना कटी और सबको पेंशन मिल रही है। और ये एक विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था और वो जिसमें कोई आधार नहीं था। और जो बात कही कार्डों की अगर हम बात करें, पीला कार्डों की, ये विपक्ष ने ही मुद्दा उठाया था जब कार्ड बन गए थे हमारे, तो कि भाई इतने कार्ड क्यों बने और इनकी जांच होनी चाहिए। तो हमने जो जांच की उसमें 4 लाख तो ऐसे उपभोक्ता थे जिन्होंने 4 लाख से ज़्यादा जिन्होंने कभी 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा
कोई भी किसी भी उसका लाभ नहीं लिया। तो इसलिए हमने उन कार्डों को भी इनसे बाहर किया कि भाई जब जो उपभोक्ता या कंज्यूमर 1 साल के करीब या 6 महीने से ज़्यादा कोई भी राशन का या कोई भी सुविधा का लाभ नहीं ले रहा, तो एक तो 4,000 के करीब वो काटे गए। और जिनकी आय जैसे ज़्यादा हो गई 1,80,000 से, और उनकी शिकायतें जो आ रही थी, उनके कंप्लेंट्स जो आ रही थी, तो उनको भी जांच की गई। तो जो जो जांच में हमें मिला कि भी ये पात्र नहीं है, तो ऐसे जो भी उपभोक्ता थे उनके नाम उनसे हटाए गए। कितने कार्ड ऐसे काटे गए, उनकी संख्या कितनी? क्योंकि विपक्ष अपने आधार पर वो आंकड़ा पेश करता है कि 15 लाख है, 14 लाख है। ये लोग पहले बोलते थे कि भाई जब चुनाव थे, जब ये कार्ड जो है बनाए गए, वही टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर 24 में हमारी सरकार बनी थी और हमारी सरकार आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर 24 से और मार्च 25 तक भी 1 लाख के करीब कार्ड और बनाए गए। अगर हमारी मंशा ये होती या हमारा ये होता कि भाई ये इलेक्शन के लिए कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो हमने उसके बाद भी 24 अक्टूबर से और मार्च 25 तक भी इनकी संख्या 80,000 से 1 लाख के करीब बढ़ी। फिर उसके बाद जैसे जैसे जो भी जांच हुई, जो भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि भाई इनकी जांच की जाए, तो जांच की, तो जो भी पात्र नहीं थे उनके नाम इनसे हटाए गए। लेकिन बीजेपी पर यह भी आरोप लगता है सर कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वहाँ तो वो रेवड़ियाँ बांटती है, और यहाँ पर अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करते, पीडीएस सिस्टम के तहत जो पहले राशन मिलता था, जो सामान मिलता था, वो कम किया जा रहा है, नाम मात्र का अब छोड़ दिया है। तो ये गरीबों के साथ मतलब अत्याचार है, उनका दोहन है, दमन है। अंत्योदय की बात करती है बीजेपी। देखो, अंत्योदय का जो एक नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है कि जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सारी सुविधाएं, सारे लाभ, सभी योजनाओं के लाभ मिले, तो वो उस पर हम चल रहे हैं। अब देखो 80 करोड़ के करीब लोगों को हमारे पूरे देश की अगर हम बात करें, हमारे प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं, और कोविड के टाइम से ये राशन दिया जा रहा है। और अगर आज बात करें हम जो सुविधाएं हमारे प्रदेश में हमारे सरकार दे रही थी, वो पहले से ही था कि भाई गेहूँ, बाजरा, तेल, सरसों का तेल और चीनी, तो यही पहले हम दे रहे थे और यही अब हम दे रहे हैं। और हमारी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। हमारी सरकार केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन की वजह से तीसरी बार आई। हमारे प्रदेश में भी अगर हम बात करें, हमारी सरकार तीसरी बार रिपीट हुई हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में। और ये हरियाणा का इतिहास में पहली बार हुआ है कि हरियाणा जब से बना है कि तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। तो लोगों ने जो विश्वास हम पर दिखाया, जताया, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो स्वभाव, एक सरल स्वभाव और एक सौम्य स्वभाव, जो रात को 2 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे भी उनसे कोई मिल सकता है, जो पहले कभी होता नहीं था, तो वो विश्वास की वजह से ही हमारी सरकार प्रदेश में तीसरी बार चुनकर आई। और जनता ने जो विश्वास दिखाया, जो मैनिफेस्टो में हमारी घोषणाएं थी 60 से ज़्यादा पूरी कर दी गई हैं, और जो रह गई हैं उन पे भी जल्दी उन पे काम चल रहा है, और जल्दी भी उनको भी पूरा कर दिया जाएगा। आपको क्या बड़ी ऐसी उपलब्धि लगती है बीजेपी सरकार की अभी तक की? अगर मैं अभी तक करीब 11.5 साल हो गए हैं, उसमें से ही मैं पूछती हूँ आपसे कि क्या बड़ी उपलब्धि है बीजेपी सरकार की? उपलब्धियां तो सारी, जो विश्वास जनता ने दिखाया, चाहे 25,000 नौकरी की बात हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले 25,000 एक ही कलम से नौकरियां दूंगा, उनकी बात हो, चाहे हमारी लाडो लक्ष्मी की बात हो, तो ये जो भी वादे हमने किए, हमारी कथनी करनी में, मैंने पहले भी कहा, कोई फ़र्क नहीं है। हमारी नीयत, नीति, सोच में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और करा भी है और करेंगे भी। जो भी और घोषणाएँ हमने हमारे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में थी, उनको भी, जो भी रह गई हैं उनको जल्दी पूरा किया जाएगा। आप भी दिन रात अपने महकमे के लगे रहते हैं, अभी तक ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि मैंने ये बहुत अच्छा काम कर लिया, या फिर कोई ऐसा विजन है अभी करना बाकी है डिपार्टमेंट के लिए?
देखो हमारी जो, अगर अब मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, हमारे पहले जो हमारा महीने का राशन आया करता था उसकी कोई एक डेट फिक्स नहीं थी कि पहले वो महीने के आखिर तक भी आता था, 28-30 डेट जो महीने की होती थी। अब हमने इसको आते ही फिक्स कर दिया है कि भाई हर महीने की 10 तारीख से पहले हमारा जो भी राशन है हमारे राशन डिपोज पे, राशन की दुकानों पे पहुँचे, और वो पहुँच रहा है। और जिससे कि जो हमारे लोगों को पहले कई बार होता था कि भाई कोई डेट फिक्स ना होने की वजह से उनको 2-2 बार 3-3 बार भी जाना पड़ता था। अब हमने ये भी निश्चित किया है कि भाई जो भी राशन है एक साथ दिया जाए। पहले कई बार ऐसे होता था कि भाई तेल अलग समय पे मिल रहा है, अनाज अलग समय पे मिल रहा है, चीनी अलग समय पे। तो हमने ये इसको सुनिश्चित किया है कि भाई सब तीनों चीज़ें एक साथ मिलें, और वो एक जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उनको बार बार ना आना पड़े अपना काम छोड़कर या कोई काम का हर्जा करके। और नई पॉश मशीन जो हमारी बहुत पुरानी हो गई थी, 2018-19 से जो चल रही थी, अब हमने नई पॉश मशीनों का भी ऑर्डर दे दिया, और जल्दी नई पॉश मशीन्स हमारे डिपो होल्डर्स को मिलेगी जो 5G से कनेक्ट हैं और डिजिटल लेटेस्ट हैं, जो जिसमें थंब का भी आपका उसमें प्रोविज़न दिया है कि भाई आपका थंब से भी, आई से भी आपका आई का भी कॉन्टैक्ट का भी उसमें प्रोविज़न दिया है। और जो पहले पुरानी मशीनों में थोड़ा समय लग जाता था क्योंकि वो अपडेटेड नहीं थी, पुरानी हो गई थी। अब लेटेस्ट उससे हमने इसको उसकी स्पीड जो 5G है, तो उनमें स्पीड में भी और समय जो कम लगेगा उसकी वजह से भी उपभोक्ताओं को, हमारे कंज्यूमरों को कम समय लगेगा, और ट्रांसपेरेंसी भी और बढ़ेगी। जो पहले कई बार अंगूठा लगा के, जो एक बार में अंगूठा लगाते थे तो उसमें तीनों जो भी राशन दिए जाते थे वो हो जाता था। अब उसमें स्लिप भी उसकी साथ साथ लगेगी, उसकी फ़ोटो भी उसमें आएगी। तो इस तरह से कई चीज़ें हमने नई उसमें चेंज की, और नए अभी 4000 डिपो हमें नए देने जा रहे हैं जल्दी। अभी जो हमारे और लोग जो रह गए उसमें हमने रिजर्वेशन भी किया है महिलाओं के लिए 33%। मैं उसी पे आना चाहती, क्योंकि अब सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, क्योंकि महिलाओं को वहां पर भी 33% आरक्षण देना है। उसमें कुछ नियमों में बदलाव करने की सोच रही है सरकार की, कुछ बदलाव होने चाहिए कि ड्रॉ सिस्टम से वो शायद चाहते, परिसीमन और जनगणना के हिसाब से नहीं चाहते। तो वहां पर आपके डिपार्टमेंट में अगर नए राशन डिपो अलॉट होंगे तो वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा 33%? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा। और ये हमारी मुख्यमंत्री जी की अच्छी एक पहल भी कहूँ या सोच भी कहूँ कि महिलाओं को भी सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, जिससे हमारी महिलाएं भी मजबूत हों। और अब जो 33% का रिजर्वेशन उनको हम इसमें दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है राज्यसभा चुनाव। रिजल्ट भले आ चुका हो, लेकिन जो खलबली है वो अभी थमी नहीं है, और बीजेपी के ऊपर आरोप लगे कि खेला किया गया। अब उनकी पार्टी के ही लोग भी सवाल उठा रहे अपने पार्टी नेतृत्व पर, कांग्रेस के, और INLD ने भी आरोप लगा कि खेला असली जो किया, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जो असली खेला किया वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। आखिर में हुआ क्या है? क्या पूरी वो, आप तो क्योंकि वहीं थे, वोट डाला आपने, उन्होंने तो ये तक आरोप लगा कि पूरी की पूरी सरकार विधानसभा में बैठी हुई थी। करणवीर बौद्ध ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि पूरी की पूरी सरकार वहां बैठी थी। देखो, अगर राज्यसभा का चुनाव है तो जो भी वोट डालेगा, तो सरकार के वोट हैं, वोट डालने के लिए सरकार जाएगी नहीं। विधायकों के वोट उसमें पोल होने थे, कास्ट होने थे, तो सारे विधायक वहाँ पर होना ज़रूरी है कि नहीं है? तो सरकार तो बैठेगी। अगर हमने वोट डाला है अपने कैंडिडेट को, तो उसके लिए हम वोट डालने भी जाएंगे। काउंटिंग के लिए भी जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे विधायक हैं, काउंटिंग तक अपना इंतज़ार करता भी है अपना विधायक। और रही बात इनकी, तो ये तो ओपन हो चुका है कि इनके अंदर ही, इनके नेता के ऊपर भी इनको विश्वास नहीं रहा, अपने पार्टी में ही इनको विश्वास नहीं रहा। इन्होंने जो वोट डाली, आप जैसे 5 वोट तो दिखाकर वोट डाली गई हैं। ओपन उन्होंने अपने नेता पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई हमारी सुनवाई नहीं होती और हमारे को, यानी मतलब लीडरशिप के ऊपर मतलब कि हम आपके स्वीकार नहीं करते। तो ये तो इनके अंदर की फूट है, इनके अंदर की गुटबाजी, और जो इनके अंदर के मतभेद सामने आए हैं। और ये आपने देखा भी कि 9 के करीब वोट इनकी जो उनके खिलाफ पड़ी, कैंसिल होना भी खिलाफ भी खिलाफ भी हुई। 9 के मतलब होता है 25%
1/4। पर वो 4 की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 4 तो जबरदस्ती रद्द करवाएंगे, रद्द तो थे ही नहीं हमारे वोट। देखो ऐसी बातें करना बिल्कुल गलत है। ये प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया, अब इसमें कई बार जो इलेक्शन कमीशन को भी वोटों को भेजा गया, इनमें से इन 2 वोट को ऑब्जेक्शन किया था हमने। इलेक्शन कमीशन ने एक को क्लियर किया, एक को रिजेक्ट किया। तो परमवीर सिंह का कैंसिल कर दिया, लेकिन भरत बेनीवाल का नहीं किया। तो ये इस तरह के आरोप लगाना गलत है, निराधार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे जो वोट गई, एक उन्होंने कैंसिल कर दी, एक उन्होंने वो उसको कहा कि भी ये ठीक है। तो इस तरह की बातें करना, हमारी भी तो एक वोट जो है रिजेक्ट हुई है। मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे, और इसको लेकर विरोधी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जानबूझ के आप लोगों ने वो वोट कैंसिल करवाई ताकि सवाल ना उठे, उंगली ना उठाए जाए। देखो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। और देखो हमने कौन अपनी वोट को खराब, अगर वो कैंसिल नहीं होता तो जीत जाते, फिर वो कैंसिल नहीं होता तो जीत जाते। तो हम क्यों अपनी एक वोट को कैंसिल कराते? तो इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल गलत है, और इस तरह की बातें ये शोभा नहीं देता, क्योंकि विपक्ष के पास कोई कहने को मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। और इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर वो जो जनता को, जो हरियाणा की जनता है, उसको गुमराह करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठाया और फिर उसका मुद्दा उठाकर वॉकआउट कर गए, और ये इस तरह की बातें करके पहले मुद्दा उठाते हैं, फिर वॉकआउट कर जाते हैं। तो जो जनता है हरियाणा की, ये देख रही है कि भाई किस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हरियाणा में अपना मुद्दा उठाते हैं, विधानसभा में अपना मुद्दा उठाते हैं, और फिर उसी से पीछे बैकआउट होकर उसको छोड़कर विधानसभा से वॉकआउट हो जाते हैं। लेकिन आज एक कांग्रेस के विधायक हैं उकलाना से, नरेश सेलवाल, उन्होंने कहा कि मुझे भी 25 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे बीजेपी की तरफ से। देखो इस तरह की बातें खरीद फरोख्त हुई है? कोई खरीद फरोख्त नहीं। इनके ईडी सीबीआई का डर वगैरह, ईडी सीबीआई सब कुछ तो है इनके पास। तो फिर ईडी सीबीआई का डर, और भी तो विधायक है, उन पे नहीं होता। ये तो इनके विधायकों ने खुद इनको दिखाकर वोट डाली है। कोई ये तो है नहीं कि वही पीछे से वो वोट डाल के गए, सामने वोट डाले। और इनके बड़े नेता ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके प्रसाद, दोनों ही वहाँ पर ऑब्जर्वर थे, एजेंट थे, और उनके आगे ही ये सब कुछ हुआ है। और आईएनएलडी के फैसले को आप कैसे देखते हैं, जो 2 विधायक थे वोट देने नहीं आए? देखो आईएनएलडी को ने ही पहले स्पोर्ट्स से इनको कैंडिडेट को बोला था कि हम समर्थन देंगे, हम इनके साथ हैं, और लास्ट मोमेंट पे इन्होंने जो ये किया ये ठीक नहीं था। लेकिन वो इस दावे को डिनाई करते हैं। नहीं, उन्होंने पहले तो आज़ाद की तरफ से ही ये कैंडिडेट आए थे, नादल जी, और इन्होंने समर्थन भी किया था पहले, और बाद में फिर इनका पता नहीं क्या रहा, क्यों लास्ट मोमेंट पर ये 3 बजे तक भी, पहले 12 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोला, फिर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोला जिस दिन वोटिंग हो रही थी, और लास्ट मोमेंट पे इन्होंने कहा कि भाई हम एब्सेंट रहेंगे, और वो एब्सेंट रहे। आप लोगों की तरफ से कोशिश हुई थी लास्ट वक्त में भी कि आप आइए वोट कीजिए? नहीं, हम तो ये तो इनकी खुद ही इनकी वो थी कि भाई ये कांग्रेस विरोधी हैं, ये कांग्रेस की नीति के साथ नहीं चलने वाले हैं, और हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहते हैं। और लास्ट मोमेंट पे इनका अपना कोई अंदरूनी फैसला रहा है, क्या रहा, जो इन्होंने इससे एब्सेंट रहे। लेकिन वो कहते हैं कि जनता की राय थी, और अब जिस तरीके से वो उत्साहित हैं आईएनएलडी के नेता, वो कहते हैं कि इस तरह से लगता है कि एक तीर से 2 निशाने साध गए। वो एक तो अपने आप को साबित करके हम बीजेपी की टीम नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नहीं, कांग्रेस की भी टीम है ये। तो अगर ये वोट डालते तो ये तो हमारे मतलब कांग्रेस के खिलाफ ही वोट डालते, तो पर आज वोट नहीं, कांग्रेस साबित कर देती ना कि बीजेपी की बी टीम। पर आज तो ये भी तो साबित होता है कि इन्होंने कांग्रेस का भी साथ दिया। अगर ये वोट डालते, मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस को क्रेडिट देना चाहिए जीत का? तो कांग्रेस को अगर ये वोट डाल देते तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता थोड़ी, वो तो कांग्रेस का उम्मीदवार तो हार जाता। तो इनको वोट डालनी चाहिए थी, चाहे किसी को भी डालते, पक्ष में विपक्ष में। पर अब इनकी सोच इनके साथ है, अब इनको ये डिसीज़न इनका अपना था। अब ये जो भी डिसीज़न लिया, इस पे इनकी क्या मजबूरी रही या क्या रहा, ये तो यही बता सकते हैं या यही कह सकते हैं। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका जो अभी आप अपने इलाके के लिए पूरा नहीं करवा पाए, या फिर आपका कोई ऐसी अचीवमेंट कि मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे कोई पद मिलता है तो मैं ये काम करवा पाऊंगा, वो आपने करवा दिया हो?
अभी अगर हम बात करें एक मझावली पुल जो हमारा बन रहा है, और उसके लिए मैं एक बाईपास के लिए बहुत एक मांग हमारे क्षेत्र की, हमारे लोगों की है कि भाई उसके लिए एक बाईपास बने। उसके लिए काम चल रहा है और उसकी डीपीआर और उसकी एनओसीज हमें जल्दी मिल जाएंगी, और वो जल्दी हमें एक बाईपास हमें मिलेगा। और अपने क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, वह एक इंटरनेशनल लेवल का एक हमें स्टेडियम हमें मिले, जो हमारा नया टाउन, एक नया फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और वहाँ पर जो नए हमारे युवा, हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, रहने के लिए रह रहे हैं जो, तो उनको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म एक मिले, जो हमारा एक ड्रीम भी है अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, भाई 2036 में ओलंपिक्स जब आए तो हम किस तरह से 36 मेडल हमारा हरियाणा जीत कर आए। और जिस तरह से हमारे हरियाणा की हमेशा कोई भी खेल हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ड्स मीट हो, तो हमारे हरियाणा की जो एक मेडल टैली रहती है, जो हम जीत कर लाते हैं मेडल पूरे देश में, अगर उसकी गिनती हम करें अगर, तो हम 1/3 से ज़्यादा हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में, विभिन्न स्पोर्ट्स में अपने हिस्सा लेकर मेडल लेकर आते हैं। तो उसी को और हम आगे बढ़ाते हुए आगे इस तरह से अपने बच्चों को, युवाओं को एक प्रोत्साहन देते हुए उनके लिए अच्छे स्टेडियम्स, अच्छे कोचिज़, अच्छे एक दें, जिससे वो हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम मेडल जीत कर रोशन करें। लेकिन काफ़ी वक्त पहले की बात है ये, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी होता था, मैचेस भी वहाँ पर होते थे, इंटरनेशनल मैचेस हुए, कुछ तो हुए वहाँ पर। तो वाकई में वहाँ ज़रूरत तो है कि एक अच्छा खेल स्टेडियम वहाँ पर बने, बच्चों को उत्साह बढ़े बच्चों का, और उनके लिए फैसिलिटीज़ होंगी तो जाहिर तौर पर, क्योंकि एक बेल्ट है हरियाणा की जहाँ से ज़्यादा मेडल आते हैं, तो अब वहाँ से भी उतने ही मेडल आने चाहिए ताकि टैली थोड़ी और ज़्यादा ऊपर जाए। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई ये युवा ही हमारा फ्यूचर है। और मुझे कहते हुए आपको ये भी मैं कह सकता हूँ कि भारत, इंडिया, हमारा कंट्री युवाओं का देश है। अगर सबसे ज़्यादा अगर युवा कहीं किसी कंट्री में, किसी देश में है, तो हमारे भारत में 65% से ज़्यादा युवा हैं। तो ये हमारी धरोहर है और ये आने वाला भविष्य है, जो हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विज़न जो दिया, एक टारगेट, एक लक्ष्य जो दिया है, 2047 तक हमारा भारत, हमारा देश एक विकसित भारत बने। हमारा पुराना गौरव जो था विश्व गुरु वाला, वो हम दोबारा गौरव प्राप्त करें। तो उसके लिए जो ये हमारे युवा हैं, ये ही हमारी एक इसको अचीव करने में, इस टारगेट को, इस विज़न को, इस लक्ष्य को, इनका बहुत बड़ा सहयोग। और वैसे भी 3 मंत्री वहाँ से आ रहे हैं, एक तो खेल राज्य मंत्री भी वहीं से गौरव गौतम युवा है वो भी, और आप तीनों अगर जोर लगाएंगे, ऊपर तक बात पहुँचाएंगे, तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें, रोड वाली, बाईपास वाली भी, ये मुमकिन है। बिल्कुल करेंगे और होगा। अब मैं आपसे लास्ट में एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री की सब लोग तारीफ करते हैं कि विनम्र स्वभाव तो है उनका, लेकिन वो दिन रात लगे भी रहते हैं। क्या आप लोगों के ऊपर भी कुछ प्रेशर होता है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई तो आप लोगों को भी बोलते हैं कि लगे रहो? देखो, जब हमारा मुखिया, हमारा जो हेड है, हमारे मुख्यमंत्री जी जब 2-2 बजे तक रात को जनता के बीच में रहते हैं, जनता से मिलते हैं, तो फिर हमारे को भी लगता है कि भाई जब हमारे मुख्यमंत्री 2-2 बजे तक जग रहे हैं, 2-2 बजे तक जनता के बीच में हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, फ़र्ज बनता है, जब वो 2 बजे तक काम करते हैं, 2 बजे तक जग रहे हैं, तो हमें भी उनका साथ देते हुए, उनको देखते हुए हमें भी एक उनसे एक सीखना चाहिए कि भाई हम भी जनता के बीच में रहें, जनता की समस्याओं को सुने, चाहे समय कोई भी हो, 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो। तो उनका जो ये नेचर है, एक जनता ने एक पहचान जो उन्होंने जनता के बीच में बनाई, एक कनेक्टिविटी, एक जुड़ाव जो उनका ये बना है, तो ये सारे हमारे विधायक जो भी हैं, सभी ये चाहते हैं कि भाई हम भी जो को काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए, उनसे सीखते हुए भी हम भी उसी तरह से जनता के बीच में रहे, कनेक्टिविटी हमारी रहे और जनता को
कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो वही हमें उनसे सीखने को मिला। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने तो उनको ऑफर दे दिया कि आप दक्षिण हरियाणा से कहीं से चुनाव लड़ें, क्योंकि यहाँ से अभी तो कोई सीएम नहीं बना। कुछ लोगों को, वो विरोधियों को वो बात हजम नहीं हुई है, क्या पता आपकी पार्टी से कुछ और बयानबाजी आई, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा ऑफर देना चाहिए मुख्यमंत्री को? ये लोकप्रियता से जोड़कर देखें हम, या फिर किसी और राजनीतिक पहलू से जोड़कर देखें इसको? नहीं, वो तो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी पहले भी 3-4 जगह अलग अलग विधानसभा से लड़े हैं चुनाव, तो वो एक उनकी एक अपनी इच्छा थी कि वो यहाँ से लड़ना चाहे तो वो लड़ सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, जिस तरह से एक अपनी सीट को छोड़कर, अपने विधानसभा को छोड़कर आप मुख्यमंत्री जी को बोलना कि भाई आप यहाँ से भी चाहे तो लड़ सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति में राव साहब बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई मेरा नंबर आए, मैं मुख्यमंत्री बनूं? देखो, ये तो शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में, मैं ये कहती कि राव इंद्रजीत जी को बुरा ना लगे, तय करता है शीर्ष नेतृत्व कि भी कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो हमारे नायब सैनी जी अच्छा काम कर रहे हैं जनता के बीच में। जैसे मैंने कहा, कनेक्टिविटी, एक जुड़ाव, उनका स्वभाव, नेचर, सौम्य नेचर, उनका एक सरल अपना व्यवहार और लोगों से जुड़ाव, तो ये सारी बैलेंस तो रखा हुआ। कैबिनेट में भी हम देखते हैं आप भी उतने ही सौम्य लगते हैं, हमें मधुरभाषी लगते हैं, और कभी आपको कभी हमने आपा होते नहीं देखा। एक्शन ज़रूर देखा हमने 1-2 बार आपका, लेकिन आप पे अंदर भी वो गुण तो हैं। देखो, मैंने जैसे पहले कहा कि जैसे हमारे मुखिया, हमारा हेड, हमारा कैप्टन, हमारे मुख्यमंत्री जैसे है, उस तरह से ये औरों को भी उनसे देखकर सीखने को मिलता है। जिस तरह से वो, उनका वर्किंग स्टाइल है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से उनके काम करने का तरीका है, सलीका है, तो वो चीज़ें हमें भी सीखने को मिल रही हैं और हमें उनसे ये मिला भी है। आपकी पार्टी के विरोधी भी कायल हैं और उनके लिए वो आफत भी कई बार हो जाती है। बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो खुलेआम तारीफ भी करते हैं मुख्यमंत्री की। हालांकि जरनैल सिंह ने तो बोल दिया कि कुछ खुले तौर पर मिलते हैं, बाकी मिलते सारे ही हैं। देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी, चाहे हम बात करें मनोहर लाल जी की, चाहे हम बात करें अपने श्री नायब सैनी जी की, हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चाहे हमारे विधायक हैं जहाँ विधानसभा में, चाहे नहीं है, 90 की 90 विधानसभाओं में बिना भेदभाव के, बिना किसी उसके काम किया, और 90 की 90 विधानसभाओं में काम हुआ है। ये विरोधी भी कहते हैं, जैसे आपने कहा, विपक्ष के भी हमारे क्षेत्रवाद की राजनीति आप कह रहे हैं कि वो किसी तरह की कोई क्षेत्रवाद की राजनीति ना हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने की, ना हमारे श्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। उनकी सोच, इनका विज़न एक अलग ही तरह से है कि भाई सबके सब, पूरे हरियाणा का, पूरे 90 विधानसभाओं का समूचा विकास हो, डेवलपमेंट हो, और कभी छोटी सोच, नैरो माइंडेड या छोटी सोच के साथ कभी काम नहीं करते कि भाई इस विधानसभा में हमारा विधायक नहीं है तो यहाँ काम नहीं होने चाहिए, यहाँ काम कम होने चाहिए। बिना बिल्कुल किसी भेदभाव के 90 की 90 विधानसभा में काम 2014 से अब 26 आ गया, पूरे 12 साल में हो रहा है और आगे भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला राजेश नागर जी हमसे बातचीत करने के लिए। और क्योंकि आपका जो विभाग है वो एक ऐसे तबके से जुड़ा हुआ, सीधे जुड़ा हुआ है, जिसको बहुत दरकार रहती है कि सियासतदान उनकी तरफ ध्यान दे, उनके कल्याण के लिए कुछ योजना लेकर आए, उनका कम से कम 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से बेहतरी से, पारदर्शिता के साथ काम करते रहें, ताकि वो लक्ष्य जो है, जो उनकी उम्मीदें हैं, वो पूरी हो सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य, एक विज़न जो हमें दिया है कि भी अंत्योदय, जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको भी सारी योजनाओं का सब लाभ मिले, उसी पर हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी गरीब का हक उसको नहीं मरना चाहिए, उसको पूरा हक मिलना चाहिए। जो उसके हक हैं उसमें किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना आए, उसी पे हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और जो भी इस तरह की कोई गड़बड़ करता है, कोई भ्रष्टाचार में या कोई किसी तरह से लिप्त है, उस पर तुरंत कार्रवाई करें, और तुरंत कार्रवाई हो भी रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।